मैं राजकुमार जी सर डाकोलिया को आमंत्रित करूंगा, वो इंट्रोडक्शन सेशन के साथ स्टार्ट करें। जय जिनेंद्र। सभी पधारे मित्रों को जय जिनेंद्र। अनुमित्र मंडल इंदौर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। आप आज इस वेबिनार की छठी सीरीज के अंदर बच्चों को डिस्टर्ब होगा। हमारे बेसिक है जाने माने मोटिवेशन स्पीकर श्री खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट श्री पंकज जी कोठारी, आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। आज के जमाने में जो सबसे ज्यादा समस्या हम लोगों के सामने आ रही है कि कैसे हम हमारे बच्चों को अच्छे से लालन पालन पोषण करें ताकि वो सभी श्रेणी में धार्मिक, व्यापारिक, सामाजिक क्षेत्र में आगे बढ़े। क्योंकि लॉकडाउन है, हम हमारे बच्चों के आसपास ही है। आगे भी समय अभी जिस टाइप का है, लॉकडाउन कब खुले कुछ भरोसा नहीं, और हमारे बच्चे हमारे आसपास है। अभी हमारे बच्चों को ग्रूम करने का सही समय है और इसी समय की योग्यता को सार्थक करने के लिए अनुमित्र मंडल आप सभी को हाँ सर। क्या है जो में ये प्रॉब्लम रहती है, दिक्कत आती है। मैं पंकज जी कोठारी साहब को आमंत्रित करूंगा। प्लीज स्टार्ट विद द सेशन सर। So much. Before we start this session, दो चीजों का रिक्वेस्ट करूंगा। एक तो you need to allow me to share the screen. Yes sir. So है ना? Screen share is open. Thank you so much. Yeah, it's there. And if possible, आप सारे members को, guests को यदि mute कर देंगे तो ठीक रहेगा। All are muted sir. Done. That's great. That's great. Thank you so much. Thank you so much. सभी को सादर जय जिनेंद्र। इससे पहले कि मैं अपनी बात प्रारंभ करूं, दो तीन चीजें खासतौर पर बोलना चाहूंगा। पहला तो ये कि मुझे बेहद खुशी है कि युवाओं का एक समूह है जो इस तरह कार्यरत है, लॉकडाउन में अपने वैल्यूएशन के लिए काम कर रहा है। आई रियली अप्रिशिएट ऑल ऑफ यू फॉर दिस। सेकंड, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि आपने इतना सुना कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो आप में से कुछ लोग सोचेंगे ये सीए हमको अपनी फाइल्स मैनेज करना सिखाए। वहां तक समझ में आता है, ये जो छोटी छोटी फाइल्स हैं घरों में, उनको मैनेज करना कैसे सिखा रहा है। सो लेट मी शेयर विथ यू दैट आई एम साइकोलॉजिस्ट एज वेल, और मैं रिलेशनशिप कोच हूँ, हैप्पीनेस कोच हूँ, लाइफ पर्पस कोच हूँ, इसी की प्रैक्टिस भी करता हूँ। तो शायद मेरी बातों में अब इस परिचय के बाद थोड़ा वजन आ जाएगा आप लोगों के लिए। तो इसी के साथ हम अपना सेमिनार प्रारंभ करते हैं। और सबसे पहले तो मैं आपसे इस बात पर ही चर्चा करूं कि पेरेंटिंग का टेक्निकल डेफिनेशन नहीं दूंगा। मैं साइकोलॉजिस्ट भले हूं, लेकिन मैं जनरली टेक्निकल बातों में, टेक्निकल्स में बात नहीं करता। मैं बात करता हूं सिंपल वर्ड्स में। तो पेरेंटिंग इज द अल्टीमेट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल इन्वेस्टमेंट है, बट देन बी प्रिपेयर्ड टू put far more into it than you get out of it. आप शेयर्स में लगाएं, आप प्रॉपर्टी में लगाएं, तो वहां भी आप रिटर्न देखते हैं। यहां आप रिटर्न देखें ना देखें, लेकिन शुरू में तो कम से कम ये आपको भूलना होगा रिटर्न के बारे में।
लॉन्ग रन में जरूर ये बहुत रिवार्डिंग एक्सपीरियंस होगा, बहुत ही खुशनुमा अनुभव। और इसलिए मैं प्राय पेरेंटिंग के लिए कहता हूं कि ये एक बहुत लंबी चलने वाली तपस्या है। इसके सामने शायद मासखमन वर्षी तप जैसी तपस्याएं भी कहीं नहीं लगती, क्योंकि ये 20-25 बरस तक चलने वाली तपस्या है। और इस तरह की टॉक्स का, वेबिनार्स का मकसद क्या है, क्यों करना पड़ता है? आइए इसके कारण पर थोड़ा प्रकाश डालता हूं। पहली बात, पुराने जमाने में जॉइंट फैमिली होती थी, बल्कि जॉइंट नहीं, जायंट फैमिली होती थी। 4-5 दादाजी, उनके परिवार सब साथ में रहते थे। तो बहुत सारे बच्चे होते थे घर में। अच्छा, फिर वैसे भी आजकल तो 1 और 2 बच्चों का फैशन है, उस वक़्त बच्चे भी ज़्यादा होते थे। और कई बार तो ये होता था कि डॉटर इन लॉ और मदर इन लॉ दोनों बेबी बम्प लेकर घूमती थी साथ-साथ। उसकी वजह से होता क्या था, जो सबसे बड़ा बच्चा है ना, वो अपने छोटे भाई-बहनों को सँभालते-सँभालते खुद का भी उसका ट्रेनिंग होता था पेरेंटिंग पर। और सँभालने वाले हाथ भी इतने होते थे, इतने सारे दादा-दादी, फिर चाचा-ताऊ, ताई-चाची और कज़िन्स और सिब्लिंग्स, तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता था। आज क्या हो गया है, न्यूक्लियर फैमिली है और उसमें भी यदि बोथ द पेरेंट्स आर वर्किंग तो थोड़ी और समस्या हो जाती है। अच्छा, फिर अ, दुबले और 2 असाढ़, एक तो ये सारे इश्यूज़ हैं, ऊपर से पेरेंटिंग में कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है। आप कहेंगे पहले भी तो ट्रेनिंग नहीं होती थी। जी, पहले ट्रेनिंग 2 तरह से होती थी। एक, जैसा मैंने कहा कि हम अपने यंगर कज़िन्स और सिब्लिंग्स को सँभालते थे। दूसरा, ये सारा होता था एल्डरली पर्सन्स के गाइडेंस में। घर में इतने सारे दादा-दादी होते थे, वो सिखाते थे, नहीं देखो ऐसा नहीं करते, इसको ऐसा करते हैं, राइट? तो तब पेरेंटिंग वो घुट्टी में मिलाकर पिला दिया जाता था हमें। आज तो ऐसा नहीं है। अच्छा, इसको और समझाने के लिए मैं एक दृश्य आपके सामने खींचता हूं, बल्कि अ, एक दृश्य के 2 पहलू दिखाऊंगा या 2 अलग तरीके से दिखाऊंगा। समझिए कि सत्ता परिवर्तन हो गया है, लेकिन फिर भी बिजली की समस्या तो बनी हुई है ना? जैसे कल रात को तूफान के साथ लाइट चली गई। तो एक कल्पना कीजिए, एक दृश्य जहां पर माता-पिता हैं, बच्चा है और लाइट चली गई है, चूंकि पावर का बैकअप नहीं है तो कैंडल जल रही है। अब देखिए, आमतौर पर आपने एक्सपीरियंस किया होगा, ये बच्चा उस कैंडल को देखकर ना उसे छूने का प्रयत्न करता है। आमतौर पर इस दृश्य में आगे क्या होता है, जो भी फादर या मदर पास में है ना, उसके बढ़ते हुए हाथ पर एक ऐसा लगाते, बोलते हैं, उसको छू रहा है, जल जाएगा, राइट? अभी वो बच्चा डिस्करेज नहीं हुआ है, बस उसको इतना पता है कि ये मुझे हाथ नहीं लगाने देंगे। तो वो क्या करता है, जब वो देखता है कि पापा मम्मी दूर हैं, तब वो उसको छूने के लिए हाथ आगे आता है, देन ही रियलाइजेस, रियलाइजेस भी बहुत लेट। अच्छा, दूसरे किस्म के पेरेंट्स का क्या होता है पता है? जहां उन्होंने देखा कि ये बच्चा हाथ करीब ला रहा है, तब वो उसका हाथ ऐसे पकड़ते हैं और बोलते हैं, अच्छा छूना है, लेके आओ, हाथ पास में लेके आओ। अभी बच्चा हाथ छोड़ा के पीछे के लेता है, उसको समझ में आता है, घर में जल जाएगा। ये फर्क है पेरेंटिंग का। और उसी पर आज की हमारी पूरी टॉक बेस्ड होगी। पहली बहुत कड़वी बात आपसे कहने जा रहा हूं, जो प्रायः देखा है मैंने अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस में। जब पेरेंट्स बच्चों को लेकर आते हैं या अपनी समस्याओं को लेकर गाइडेंस के लिए मेरे क्लिनिक में आते हैं, तो जो समस्या की जड़ में होता है, वो होता है पेरेंट्स की अनफुलफिल्ड विशेस, अधूरी इच्छाएं, अधूरी ख्वाहिशें। जैसे एक मोहतरमा अपने बच्चे को लेकर आई और कहती हैं कि मेरे फादर की डेथ हो गई थी, तो मैं जो आर्मी ऑफिसर बनना चाहती थी नहीं बन पाई, क्योंकि मुझे जॉब करना पड़ा। अब मैं चाहती हूँ मेरा बेटा आर्मी ऑफिसर बने। देखा, खानदानी दादागिरी। यहाँ तो चलिए पिता गुजर गए थे, अदरवाइज कोई एक इंसान जो करना चाहते हैं, उसके पिताजी उसको नहीं करना चाहते। अब इसकी अधूरी इच्छा है, इसका बच्चा पूरा करेगा। जाहिर है जो बच्चा करना चाहता था, ये क्या माता आप पूरी नहीं करने दे रहे। और ये बहुत चलता है। थैंकफुली अच्छी बात ये है, आज के पेरेंट्स थोड़ी समझदार हो गए हैं। इस तरह के वेबिनार्स देखते हैं, अच्छी बातें पढ़ते हैं सोशल मीडिया पे, तो आमतौर पर नहीं थोपते। लेकिन फिर भी मैं ज्यादातर केस स्टडीज अपनी क्लिनिक से आपको दे रहा हूँ। जैसे एक केस जो था उसमें ये ये
लीडिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है और अ, इनका बेटा जो था वो प्री मेडिकल के लिए ट्राई कर रहा था, उसका सिलेक्शन भी हो गया, लेकिन ये चाहते थे कि इनका जो पूरा प्रैक्टिस है वो बेटा संभाले। सो द मदर सेट, एक तो उनको बाहर भेजने में संकट, देन फादर भी ये चाहते थे, तो उसको सीए ज्वाइन करवा दिया गया। अच्छा, आप इससे ज्यादा लोग जानते होंगे मेडिकल में, इंजीनियरिंग में एंट्री है, लेकिन एक बार जो अंदर घुसा तो बाहर निकलना ही, और सीए में एंट्री इजी है, एग्जिट 85% केसेस में तो होना ही नहीं है, 15% में भी डिपेंड्स, किसी साल कम ज्यादा होता है। सोचिए ना उस बालक के साथ कैसा हुआ। ठीक है, यदि वो बच्चा खुशी खुशी तैयार है करने के लिए तो बात अलग है, लेकिन बहुत सारे मामलों में थोप दिया जाता है। तो मेरा हम्बल सजेशन होगा आपको, अपनी अधूरी इच्छाएं बच्चों पर मत थोपिए। इनफैक्ट दो काम कीजिएगा यहाँ पर। एक, बच्चे को अच्छा खासा एक्सपोजर दीजिए तो उसको समझ में आएगा दुनिया में क्या क्या ऑप्शंस है। और दूसरा, इस डिसीजन मेकिंग में उसका मदद कीजिए। आगे हम इस पर भी बात करेंगे कि बच्चे का डिसीजन मेकिंग स्किल कैसे इंप्रूव करना, बट अभी फिलहाल के लिए दोनों चीजें, उसको एक्सपोजर दीजिए और डिसीजन मेकिंग में उसका मदद कीजिए प्लीज। इसी के साथ बच्चों की इच्छाएं, मैंने आमतौर पर देखा है बच्चे बहुत लाडले हैं, उनकी सारी इच्छाएं पूरी की जाती है। बुरी बात भी नहीं है, बल्कि कुछ पेरेंट्स तो इस हद तक चाहते हैं हमें नहीं, हमारे बच्चों को मिलना चाहिए। आई सैल्यूट यू, बट आप कर क्या रहे हैं? बच्चे ने जो मांगा आपने हाँ दिया, हाँ कहा, बच्चों ने जो मांगा आपने ला कर दिया, और एक दिन बच्चा कुछ ऐसा चाहता है जो उससे ना मिले, अब क्या होगा? उसका दिल टूटेगा। और वैसे भी बचपन में सारी चीजें आप दिलाते चले जाते, एक लेवल के बाद आपको लगता है कि ये तो गड़बड़ हो रहा है। मेरे क्लिनिक के एक और क्लाइंट का एग्जांपल आपके साथ शेयर कर रहा हूं, संयोग से ये भी चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये बहुत बीमार, क्यों बीमार हो गए? हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, ये वो सारे बीमारियां। जब किसी ने सजेस्ट किया कि मुझसे मिले, तो बातचीत में ये पता चला कि इनका सारा टेंशन की जड़ जो थी वो बच्चा था, और बच्चा एक रिबल हो गया था, विद्रोही हो गया था। फिर जब उसके मामले की तह में मैं गया तो ये समझ में आया कि उन्होंने बच्चे को हर चीज के लिए हाँ बोला, और एज अ रिजल्ट वो बच्चा फिर ऐसा हो गया कि वो ना सुनना नहीं चाहता। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि बच्चों की इच्छाएं पूरी मत कीजिए, लेकिन उनकी तर्क क्षमता विकसित कीजिए। उनसे पूछिए वो जो मांग रहे हैं वो उन्हें क्यों चाहिए, और यदि वो उसका कोई स्ट्रॉन्ग रीजन दे पाए, जरूर दिला दीजिए। नहीं तो बोले ना, आप मुझे संतुष्ट नहीं कर पाए, आपका जवाब मुझे संतुष्ट नहीं कर पाया, तो आप या तो मुझे संतुष्ट कीजिए या फिर रहने दीजिए। इससे दो चीजें हो रही, एक तो हर चीज के लिए हाँ नहीं आप उसको बोल रहे हैं, दूसरा उसके अंदर तर्क क्षमता विकसित हो रही है। यही लॉजिकल एबिलिटी, तर्क क्षमता, उसको कल मदद करेगी डिसीजन मेकिंग में। तो एज अ पेरेंट थोड़ा सा केयरफुल रहिए। वो जो मांगे, जो चाहें, वो देने के पहले प्लीज चेक कर लें उसे वो देना ठीक रहेगा या नहीं। इसी के साथ हम बात करते हैं अगली। एक और बहुत कॉमन सी बात है मित्रों, हम बहुत सारे पेरेंट्स वो करते हैं जिनके लिए हम बच्चों को मना करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि स्लाइड में आप देख पा रहे हैं, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, आवर आईफोन्स, आईपैड्स, टैब्स और व्हाटएवर। और ये तो बिलीव मी इतना सीरियस प्रॉब्लम होते जा रहा है हमारे सोसाइटी का। बच्चे टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन एडिक्ट हो रहे हैं। मेरे अपने कजिन के बच्चे जो हैं वो खाते पीते कुछ नहीं है यदि हाथ में मोबाइल नहीं दिया तो, और बाद में वो कंप्लेंट लेकर आते, साहब ये बच्चे का काउंसलिंग कराना है। ऐसे क्या प्रॉब्लम है? बोला ये एडिक्ट हो गया टेक्नोलॉजी का। और मामले की तह में जाने पर क्या सामने आता है? क्यों हुआ? क्योंकि मम्मी बिजी थी, बच्चा तंग कर रहा था, झुनझुना, आई मीन नए जमाने का झुनझुना, टेक्नोलॉजी वाला।
मोबाइल फोन लेकर दे दिया। अच्छा, ये तो टेक्नोलॉजी की बात है, और भी बहुत सारी चीजें, जैसे टीवी। आप खुद टीवी देखते हैं, बच्चे को बोलते हैं टीवी मत देखो। आप बहुत सारी वो चीजें करते हैं जो बच्चे को मना करते हैं। पेरेंट्स, इसलिए मैंने कहा पेरेंटिंग इज तपस्या, काइंड ऑफ लॉन्ग टर्म तपस्या। आपको भी अपनी आदतें सुधार, कुछ उम्र से सुधारी भी होगी। पहले भाई साहब की आदत होगी बेट्टी पीने का, और बेट्टी मतलब लिटरली बेट्टी, नो ब्रशिंग, बोले वो तो नहाते वक्त कर लूंगा। अभी तो शैया त्याग बाद में करूंगा, पहले चाय पीऊंगा। फिर जब बेबी के दांत आने वाले थे, तब दोनों के बीच तय हुआ नहीं यार, ब्रश करने का आदत डाल लेते, नहीं तो बच्चा भी वही सीखेगा। तो जस्ट लाइक दैट, इस तरह की तमाम चीजों में प्लीज ध्यान दीजिए कि आप बच्चे पर क्या चीजें ऐसे लाद रहे हैं जो आप खुद करते लेकिन उसको मना कर रहे हैं, राइट? तो अपने हैबिट्स को खुद सुधारना होगा, तभी बच्चों की भी हैबिट आएगी। और खास तौर पर टेक्नोलॉजी को लेकर प्लीज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, मत आदत बिगाड़िए उनकी। छोटे होते बच्चों को, छोटेपन में ही बच्चों को जो हम सेल देकर आदतें बिगाड़ रहे हैं, बाद में हमारे लिए ही बहुत बड़ी समस्या बनने वाला है। प्लीज टेक केयर। Another important point. On one extreme, there are parents who are not bothering about what they are doing, what the kids are doing. ज्यादातर मामलों में ये होता है, फादर बिजनेस में, ऑफिस में बिजी हैं, मदर या तो डोमेस्टिक अफेयर्स में, और सोशल ऑर्गेनाइजेशन, क्लब्स, किटी एंड व्हाट नॉट। सो बोथ आर सो बिजी कि बच्चे की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। उसमें भी मदर वर्किंग है तो और भी ज्यादा, ग्रैंड पेरेंट्स का साथ है तब तो ठीक है, यदि नहीं है, न्यूक्लियर फैमिली है तो और भी दिक्कत। अच्छा, ये तो एक एक्सट्रीम हुआ। दूसरे एक्सट्रीम पर पुलिसिंग, पूरे वक्त डंडा लेकर बच्चे के पीछे पड़े, हर वक्त देखते रहते हैं क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। और ये उनके साथ ज्यादा होता है जो इनसिक्योर पेरेंट्स हैं, जो आसपास बच्चों को बिगड़ते देखते हैं, उनकी इनसिक्योरिटी इतनी बढ़ जाती है, वो पुलिसिंग करते रहते हैं बच्चों की पूरी। तो दोनों में बैलेंस कीजिए प्लीज। बिल्कुल भगवान भरोसे भी मत छोड़ दीजिए, और बहुत ज्यादा उन पर निगाह भी मत रखिए, ओवर प्रोटेक्शन भी मत कीजिए, थोड़ा थोड़ा इंडिपेंडेंट भी बनाइए उन्हें। साथ ही एक बात और भी कहना चाहूंगा कि ये भी मैं अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस से ही ऐड कर रहा हूँ, रिलेटेड बात, कि आज के ज़माने में बच्चों के साथ थोड़ा फ्रेंडली होना पड़ता है। जिससे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है, टीनेज में भी थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है बच्चों के साथ डील करना, और उसके बाद टीनेज के बाद 19 के बाद तो प्लीज़ एंश्योर आप बच्चे के साथ बहुत फ्रेंडली रहें। ये नई जनरेशन है। आप और हम जब बच्चे थे तब हमारे पेरेंट्स से हम डरते थे। हम उनका बहुत रिस्पेक्ट करते थे। आज के बच्चे रिस्पेक्ट, हाँ, आपको सुनकर बड़ा अजीब लगेगा, रिस्पेक्ट अब डिक्शनरी में से धीरे-धीरे जा रहा है। मेरे पास एक डॉक्टर आई, 60 प्लस थी, दादी थी बच्चों की, और बच्चे भी मतलब दे वर कॉलेज स्टूडेंट्स एंड कपल ऑफ देम वर स्टेइंग अब्रॉड। तो काउंसलिंग के लिए जब वो आई तो मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने कहा ये तो खुद डॉक्टर है, मेरे पास आई है। कहती हैं मैं बहुत दुखी हूँ। ऐसे क्या प्रॉब्लम है? कहती है आजकल के ये ग्रैंड चिल्ड्रन बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करते। फिर जब डिस्कशन हुआ तो सार सिर्फ उसका क्रक्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये डिस्कशन में एक बात बिल्कुल क्लियर थी कि ऐसा नहीं कि ये बच्चे उन्हें प्यार नहीं करते, प्यार बहुत करते थे, रिस्पेक्ट नहीं था। और काउंसलिंग का एंड इसी से हुआ। आई वाज एबल टू कन्विंस हर कि देखिए डॉक्टर साहब, वो जमाना गया जब रिस्पेक्ट सोसाइटी में बहुत ज्यादा होता था, और ना सिर्फ रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट के साथ थोड़ा सा फियर फैक्टर भी होता था। आज के बच्चे वो बिल्कुल नहीं है ऐसा। बाकियों का छोड़िए, मैं अपना खुद का बताता हूँ, और आप में से कुछ लोगों का एक्सपीरियंस भी होगा ऐसा, पर्टिकुलरली जिनके सफेदी आ गई है यहाँ। आई लव यू ये फ्रेज बहुत क्रूशियल है, लेकिन एक पीढ़ी ऐसी है जिसने ये कभी नहीं बोला, इंक्लूडिंग मैं अपने लिए भी बोलूंगा। जिसको बोलना चाहिए उसको भी नहीं, क्योंकि हम जिस माहौल में बड़े हुए ये फ्रेज हमने बोलना सीखा ही नहीं। मेरी डॉटर शुरू से कहती है, जब से वो समझदार हुई, पापा लव यू पा, एंड देन शी वुड एक्सपेक्ट एन आंसर, आई नीड टू रिस्पॉन्ड। आप भी बोलो ना, हाँ हाँ मैं भी, नहीं नहीं पूरा बोलो। एंड शी इज माई गुरु इन दिस, उसने मुझे सिखाया। और अब तो मैं बिंदास बोलता हूँ, लेकिन पहले ये मुश्किल था। तो ये नई पीढ़ी और हमारा फर्क है।
रिस्पेक्ट नहीं, लाभ ज्यादा है। सो आप भले अंदर प्यार करते हैं लेकिन अब एक्सप्रेस भी करना होगा। ये पीढ़ी बिल्कुल अलग है, तो इनका पॉलिसिंग मत कीजिए, लेकिन दूसरी तरफ इन्हें ईश्वर के भरोसे भी मत छोड़ दीजिए। बैलेंस ट्रैक कीजिए एंड देन शो योर लव फॉर देम। बिलीव मी, इट वुड हेल्प। एंड देन टोका टाकी, ये एक ऐसी चीज है जो हमें घुट्टी में मिलाकर पिला दी गई है बचपने में, और हम भी सीख गए उसको। कितना टोकते हैं हम। इसके दोनों नमूने आपको देता हूं कि हमारी टोकने की आदत कैसे होती है। तो एक कार चला रहे हैं, भाभी जी की बाजू से टोका टाकी शुरू हो। अरे इधर से क्यों लिया, उधर से लो, अरे कितने फास्ट चला रहे हो, अरे कितना स्लो कर रहे हो, टाइम पे पहुंचना भी तो उधर टोका टाकी चालू है। और जब भाभी जी किचन में, भाई साहब बाजू में खड़े, ऐसे क्यों किया, ये क्यों किया, ये ज्यादा गड़बड़ कर दिया, इतना तो होना ही नहीं था, मम्मी को देखो। अब फिर कंपैरिजन भी शुरू हो जाता है। अच्छा, ये तो आपस की बात हुई। हाउ अबाउट किड्स? बच्चों को जो हमारा पोकिंग है वो लगातार चलता है, एक लेवल तक चलता है, फिर बच्चे जब समझदार होते हैं ना, रिबेल हो जाते हैं, विद्रोही हो जाते हैं। और ये कहाँ नहीं है प्रॉब्लम, आप ऑफिस में देखिए, वहां भी आपकी जो अकाउंटेंट है, मुनीम है, मैनेजर्स हैं, सेल्स की टीम है, वहां भी हमारा आदत में रहता है टोका टाकी ना। ये नया जमाना है, यहाँ टोकने से काम नहीं चलता है। गिव देम फ्री हैंड, दे विल शो देयर क्रिएटिविटी। तो इसलिए मैं आपको इसके लिए एक बहुत अच्छा मंत्र देने वाला हूं। नए जमाने के नए उपवास, आप में से ज्यादातर लोग उपवास करते ही होंगे। आजकल के नए उपवास कैसे होते हैं ना, मेरा आज फेसबुक का उपवास है, आज मेरा व्हाट्सएप का उपवास है, राइट। मैं आपसे कहता हूं, आप इस बार नवरात्रि या पर्युषण में 8-9 दिन ये नो कुकिंग का उपवास कीजिए। मुझे इन 8 दिन में, 9 दिन में किसी को टोका टाकी नहीं करना है, और नतीजे चमत्कारिक होंगे। बिलीव मी। ये न सिर्फ मैंने, बल्कि मेरे क्लिनिकल एक्सपीरियंस में जब मैंने अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट किया, बहुत सारे लोगों ने न सिर्फ इसको आजमाया, बल्कि वो वापस आकर मुझे बताते हैं कि पंकज सर, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। शुरू में मुश्किल है, वो ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, पुरानी आदतें छूटती नहीं है ना, तो निकलेगा मुंह से एकदम, एंड देन खुद को याद देना पड़ेगा, अरे उपवास है, टोकना नहीं है किसी को, है ना। तो इन जनरल भी करके देखिए, और खासकर बच्चों के साथ इसको करके देखिए, और जो थोड़े भी मेच्योर बच्चे होंगे उनके साथ तो बिल्कुल कर लीजिए। और जब रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे तो जाहिर है आप उसको और ज्यादा करेंगे, राइट। तो मेरे सजेशन पे ट्रायल के तौर पर 1 वीक, और बेस्ट पीरियड है अब भी लॉकडाउन का, तो जितना भी लॉकडाउन बचा है, आइए ना इसको आजमाते हैं, राइट। सो दैट वाज नो पोकिंग उपवास। इसी से मिलती जुलती एक समस्या है। In general, in life, we focus on what we don't want, or what we don't like. Rather, we should focus on what we want or what we like. इसको यदि पेरेंटिंग पर अप्लाई करूं, तो बच्चों के मामले में भी हमारा ध्यान वहां ज्यादा होता है, ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है, ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है। कई बार क्लिनिक में जब बच्चे के साथ ये लोग आते हैं ना, मैं अलग अलग बात करता हूं, तो पेरेंट्स की शिकायतों का पिटारा खुल जाता है, तो बंद होने का नाम नहीं लेता है। एंड देन आई गिव देम एन एक्टिविटी, अच्छा ये पेपर लीजिए, पेन लीजिए, और बच्चे की कम से कम 5 अच्छी बातें लिखिए, जिनको लेकर आपको बड़ी खुशी होती है, बड़ा गर्व महसूस होता है, और बहुत मुश्किल से लिखते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं कि बच्चे में कुछ अच्छा नहीं है, जिसको आप लाइक नहीं करते हैं, लेकिन वो, यू आर ओवरबर्डन्ड विद ऑल दोस नेगेटिव थिंग्स। सो माय हम्बल सजेशन, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन वो ऐसा क्यों करता है, उसके बजाय फोकस ऑन, ओह वो ये काम कितना अच्छा करता है, एंड शिफ्ट योर फोकस। यकीन मानिए, आप इससे बहुत सारे लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के फॉलोअर होंगे, एटलीस्ट उसको जानते होंगे। वी गेट व्हाट वी फोकस ऑन, हमको वही मिलता है जिस पे हम फोकस करते हैं। चेक फॉर इट, आपका फोकस कहां है। तो आप जो नहीं चाहते बच्चों में, उस पे फोकस कर रहे हैं, यकीन मानिए वही और मिलेगा। आप जो चाहते हैं बच्चों पे, उस पे फोकस कर रहे हैं, वो और मिलेगा। सो प्लीज शिफ्ट योर फोकस। और अब देखिए, पिछले वाले बात को और इस बात को मिलाकर देखिए, तो जब आप रोक टोक का उपवास करते हैं और उसकी अच्छी चीजों पर फोकस करते हैं, मिला जुला जो रिजल्ट है दोनों का, अमेजिंग होगा।
आप चमत्कृत महसूस करेंगे। सो माय हम्बल सजेशन, इन दोनों पे जरूर काम करें। एक बहुत कॉमन समस्या बच्चों को लेकर, हमारे बच्चे या मेरा बच्चा जिद बहुत करता है। अब ऐसा है कि जिद शब्द को गलत ढंग से लिया गया है। एक हमारे यहाँ शब्द होता है दृढ़ संकल्पित। तो आई एम सो सॉरी टू से, लेकिन आजकल ऐसा एक मुहिम चला दी है, जिद करो और दुनिया बदलो। सॉरी, जिद से नहीं, दृढ़ संकल्प से बदलती है। और खास करके बच्चों की जिद की बात करें तो बच्चों की जिद बहुत चीजों को लेकर होती है। खाने को होती है, ये नहीं खाना है, वो खाना है नहीं। जैसे टीवी ने एक ऐसा कर दिया है कि वो 2 मिनट वाली चीज ही खाना होती है हमारे बच्चों को। नूडल्स नहीं। टीवी बहुत साइकोलॉजिस्ट के द्वारा बनाए हुए होते हैं, टीवी प्रोग्राम्स और कमर्शियल्स दोनों ही। सो यू हैव टू बी केयरफुल। तो बच्चे जो खाना चाहते हैं वही खाना चाहते हैं, कपड़े जो पहनना चाहते हैं वही पहनना चाहते हैं। और फिर थोड़े बच्चे बड़े हो गए हैं, टीनेजर हैं, यंग होने लगे हैं, तो यंग एडल्ट्स में तो फिर टेटू वेटू और इस तरह के फैशंस। और यदि एज पेरेंट आप नहीं पसंद करते तो बड़ा गड़बड़ होता है। मेरे अपने घर में होता था। माई सन इज वेरी फॉन्ड ऑफ नूडल्स, माई फादर वॉज डेडली अगेंस्ट इट। क्या तुम लोग भी ऐसी चीजें खाते? इसी उदाहरण को आगे बढ़ाते हैं तो हमारे बड़े लोग सेवैयां या बीए खाते थे, राइट? और ऐसा नहीं कि रस बीए खाते, उसकी भी बहुत सारी वैरायटीज बनती है। आप में से कुछ लोग यदि राजस्थानी देख रहे हैं इस वेबिनार को, तो इज समथिंग वेरी कॉमन, बीए का, सेवई का उपमा। वो उनके जमाने के नूडल्स थे, नए जमाने के नूडल्स थोड़े से अलग है। वैसे भी जो हमारे बुजुर्ग खाते थे, हमारे पेरेंट्स खाते थे, क्या हम वो खा रहे हैं? इसीलिए तो रजिता दिवेकर, वो जो फेमस डाइटिशियन है, उसको कहना पड़ता है ईट व्हाट योर ग्रैंडमा यूज्ड टू ईट। क्यों? क्योंकि फूड हैबिट्स चेंज हो गई है। जो हमारे ग्रैंडपा खाते थे, हमारे पेरेंट्स वो नहीं खाते थे। जो हमारे पेरेंट्स खाते थे, हम नहीं खाते। हमारे बच्चे भी तो हमारे ही बच्चे हैं ना, चेंज होगा ना। वही बात ड्रेस के लिए भी तो है। अच्छा कल्पना कीजिए, मैं इस सेमिनार को लेने के लिए भीष्म पितामह के ड्रेस में आता हूँ। आप लोग हंसेंगे, बोले एक और उठ के आ गया। तो जो रामायण काल में पहनते थे, महाभारत काल में पहनते थे, वो तो हमारे दादाजी भी नहीं पहनते थे। और जो हमारे दादाजी पहनते थे, शायद धोती कुर्ता या पजामा कमीज और सर पे गांधी टोपी सफेद वाली, या फिर वो टिपिकल राजस्थानी वाली, या फिर बढ़िया साफा या पगड़ी। आप में से कितने लोगों के फादर भी वो पहनते हो? बहुत कम। और आप पहनते हैं, लेकिन कब? सिर्फ शादी में। और टोपी तो शायद दिवाली पूजन छोड़ के कभी नहीं। पजामा कमीज होगा भी नहीं एक भी। बहुत हुआ तो धोती कुर्ता और शेरवानी पजामा ये सब होंगे, दैट टू फॉर वेडिंग एंड सच इवेंट्स। आप रोज ऑफिस में तो वो नहीं पहन कर जाते। सो ड्रेसिंग सेंस बदलता है जनरेशन टू जनरेशन। हमारे बच्चों का भी बदल रहा है। माई ग्रैंडमा यूज्ड टू वियर एक चोली का अलग टाइप आता था, कांचली, जो हिंदी फिल्मों की नायिकाएं कभी कभी पहनती थी। वो जितना कवर नहीं करती थी, उससे ज्यादा एक्सपोज करती थी। लेकिन वो फैशन था उस जमाने का। उसकी जगह ब्लाउज आ गया, जो बहुत कवर रहता था। और फिर अब भाभी जी पहनती होंगी, नहीं पहनती होंगी, बट बच्चियां पहनती, खिड़कियां खुली रहती। तो यहाँ पर फैशन बदलती है। तो एक्सेप्ट दैट। बच्चे यदि पोशाक अलग पहनना चाहते हैं, अपने पसंद से पहनना चाहते हैं, टू। अभी एक दिन मैं दवा की दुकान में था, वहां एक लेडी आई, बड़ी गंभीर, किसी स्कूल के रिटायर्ड टीचर लग रही थी। और जो लड़का उनके लिए दवाई निकाल रहा था, उसको डांट दिया, क्यों तुम लोग इतना पैसा बिगाड़ते हो, क्यों टेटू बनवाते हो? किसको डांट रही हो? अपने बच्चे या ग्रैंड चाइल्ड को नहीं। मेडिकल शॉप में जो उनका कोई नाता नहीं हो, उसको डांट रही। चलिए, मैं तो बोलता हूँ बच्चों को भी डांटा तो क्यों डांटा? टेटू का फैशन भी तो घूम फिर कर वापस ही आया है। ठीक है, पहले वो नाम लिखा होता था, नाथूलाल, रामकली बाई, समथिंग लाइक दैट। अब थोड़ा सा बदल गया है, अब कुछ अलग अलग चीजें होती है। नाम लिखाने में तो बड़ा रिस्क होता है ना। एक, उनका नाम लिखा हो तो पता भी चल जाता है, और दूसरा, जब ब्रेकअप हो गया तो उस नाम को फिर हटवाना भी बड़ा टफ जॉब होता है। एनीवे, जोक्स अपार्ट, ये सब चीजों में ट्रेंड आता जाता रहता है, चेंज होता रहता है। और जिद की बात में यदि कहूं तो देखिए, बच्चा बोल रहा है मुझे ये ही ड्रेस पहननी है,
और मम्मा कह रही है नहीं, तुमको मैंने जो दी वही ड्रेस पहननी होगी। जरा गौर कीजिए जिद कौन कौन कर रहा है। सिर्फ बच्चा। हाँ जी, हाँ सही पकड़े। हम पेरेंट्स भी बराबरी की जिद करते हैं। तो आप तो छोड़ दीजिए ना, आप तो बच्चे नहीं है। तो बच्चों की जिद से टेक्टफुली डील कीजिए। कभी आप अग्री कर लीजिए, कभी उसको अग्री करा लीजिए। और ये फ्रेंडशिप के रहते बहुत आसान है। राइट? तो एक और इंपॉर्टेंट मैसेज जो आपको देना चाहता था, और अब चलते हैं। मैंने देखा है बहुत सारे पेरेंट्स बच्चों की प्रेजेंस में लड़ाई करते हैं, और एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं बोलना चाहूंगा उसका बच्चों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। एक एक्सट्रीम केस बताता हूँ। ये मेरे क्लाइंट हैं जिनका मैरिज में प्रॉब्लम चल रहा था। ईश्वर की बहुत कृपा रही, मैं क्रेडिट नहीं ले रहा हूं, सब जितने कपल्स हमारे पास आए जिनकी शादी टूटने के कगार पर थी, ईश्वर ने रक्षा की, उनकी शादी बची। सिर्फ 2 ही मामलों में ऐसा हुआ जहां पर दिख रहा था साफ और बिल्कुल एक्सट्रीम पर थी सिचुएशन। तो हमने ही इनको हेल्प किया राधे कि आप खुशी खुशी अलग हो जाइए, और ईश्वर की कृपा से ये दोनों कपल्स यानी चारों इंसान बहुत खुश हैं। तो इस एक बंदी के केस में जिसका डाइवर्स हुआ, उसकी डॉटर को लेकर भी वो मेरे पास आई, और ये डॉटर क्या कहती है, कहती है कि मैं शादी नहीं करना चाहती। वजह आपने देखा ना मेरी मम्मी के साथ क्या हुआ। उसके अंदर इतनी गहरे बैठा है ये कि उसको बस यही लगता है शादी मीन्स दिस, सो आई डोंट वांट टू गेट मैरिड। अच्छा, ये तो चलिए एक प्रॉब्लम को लेकर उसकी मां मेरे पास आ गई और आई कुड सॉल्व, बट यू नेवर नो आपकी लड़ाइयों का बच्चे के मन में कहां और क्या प्रभाव पड़ा हो। हमारे पास जब हस्बैंड वाइफ के केसेस आते हैं उसमें मेजॉरिटी केसेस में ये होता है कि ये जो लड़ाई है उसके पीछे छिपी है उनके पेरेंट्स की लड़ाई। लेट मी टेल यू, बहुत टेक्निकल चीज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, साइकोलॉजी वाली बात है। बहुत सिंपल बना के बस इतना बोलूंगा कि माँ बाप लड़ते थे, माँ विक्टिम जान पड़ती थी, फादर कल्प्रिट जान पड़ते थे। अब क्या होगा, तो अपनी शादी को भी ये लोग वैसे ही बर्बाद करते। क्यों? क्योंकि सजा किसको देना चाहते हैं? फादर को, वो दे नहीं पाते, तो फादर की जगह खुद को रखकर खुद को सजा देते। कैन यू बिलीव दिस? एंड जस्ट लाइक दैट, एक किसी केस में ममा कल्प्रिट थी क्योंकि मम्मी डोमिनेटिंग थी, तो अब मम्मी को सजा नहीं दे सकते, तो इसने क्या किया, वो पूरा का पूरा सेल्फ सबोटेज किया, और अपनी शादी में वही किया। ठीक है, थैंकफुली उनको क्लिनिकल एक्सपीरियंस में वो सारा समझ में आया हमारे साथ, और पर्टिकुलरली ये जिस कपल की बात कर रहा हूँ जहां वो सेल्फ सबोटेज कर रहा था क्योंकि मामा को पनिश नहीं कर पाया, तो वैसे की वैसी स्थिति में वाइफ को लग के छोड़ दिया और अब उसको पनिश कर रहा था। समझ में आ गया, थैंकफुली उनका शादी बच गया। इसलिए प्लीज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, उनके प्रेजेंस में लड़ाई मत कीजिए। और वैसे भी आप क्या मोहब्बत उनके प्रेजेंस में करते? वो तो बिल्कुल कमरा बंद करके करते, तो लड़ाई ऐसे क्यों? लड़ना है ना, लड़ डालिए, अपना कमरा बंद कीजिए या बच्चों को भेज दीजिए, बेटा आप अपने रूम में जाओ, हमको थोड़ा बात करना है, लड़ लीजिए। आई रिमेंबर मेरी मदर बड़ा फॉलो करती थी वो सीरियल को, आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ दैट सीरियल, बट हाँ वो हीरोइन बड़ी सुंदर थी, अक्षा। अक्षा के घर में जब लड़ाई होती थी ना, उनकी जो सर्वेंट होती थी उसको वो लोग बोलते थे कि चलो अभी बच्चों को रूम में ले जाओ, और जब देख लिया बच्चे चले गए तब फिर बाहें चढ़ाई जाती थी। एनीवे, जोक्स अपार्ट, प्लीज एंश्योर योर फाइट शुड नॉट बी इन प्रेजेंस ऑफ योर किड्स, चाहे वो बिल्कुल छोटे हों या फिर बड़े हो, किसी भी केस में प्लीज डोंट डू दैट। उनके प्रेजेंस में आर्ग्यूमेंट्स नहीं हो, माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। तो ये कुछ छोटे छोटे रोजमर्रा की चीजें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। आपको लग रहा होगा इसमें ये क्या बता रहे हैं, ये तो हम भी जानते हैं। जी, देखिए मैं एक बात आपसे शेयर करूं कि मेरा नाम भले पीके है, लेकिन मैं इसी गोली का हूं, और जो बातें मैं आपके साथ कर रहा था वो भी इसी गोली की है, तो आप जाहिर है जानते होंगे। इंप्लीमेंट कितनी होती है? हमारे जैसे स्पीकर सिर्फ यही करते हैं, आपको उन बातों का रिमाइंडर देते हैं जो आप ऑलरेडी जानते हैं।
तो रिमाइंडर से आप वो काम करने लगते हैं। और अभी देखिए, आप ज़्यादातर जो कपल साथ में बैठे हैं ना, अब रिमाइंडर रोज़ आएगा। आपने कुछ किया, भाई साहब ने जैसे, तो भाभी जी एक कहानी लगाएँगे, बोलेंगे, "अच्छा, भूल गए? उस दिन वो पंकज कोठारी के सेमिनार में उन्होंने क्या बोला था? ये रिमाइंडर आया है।" आप बोले, "अरे हाँ, तूने याद दिला दिया, थैंक यू हाँ। अगली बार आप तैयार हैं।" ये कुछ करे, फिर मैं इसको याद दिलाता हूँ। एनीवे, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू सजेस्ट हियर इज़, ये तमाम बातें जो मैंने आपसे की हैं, ये रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, आप जानते भी हैं, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ इनको अप्लाई करने की बात है। एक बात कहूँ, हम डॉक्टर के पास जाते हैं और अपनी समस्या बताकर दवाई लिखवाते हैं, प्रिस्क्रिप्शन लेकर आते हैं। क्या वो प्रिस्क्रिप्शन जेब में रख कर घूमने से बीमारी चली जाती है? या उस प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो करना पड़ता है? हाँ, एक आध किसी का मुझे समझ में आ रहा है चेहरा देखकर कि वो कह रहे हैं, "हाँ, वही मेरी तो सर्दी थी और मैं तो दवा-ववा कोई लाया नहीं, ठीक हो गया।" अच्छा, सर्दी का तो ऐसा ही है। आप यदि डॉक्टर के पास जाएँगे, तो 7 दिन लगेंगे और डॉक्टर के पास देंगे तो 1 हफ्ते में ठीक हो। सर्दी तो वैसे भी 1 वीक में चली जाती है, डॉक्टर के पास जाओ या नहीं जाओ। वहाँ प्रिस्क्रिप्शन जेब में रख के घूम लिए होंगे, फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ की प्रिस्क्रिप्शन, ये जो बातें हैं, ये भले आप जानते होंगे, लेकिन अप्लाई नहीं किया तो इसलिए इस तरह के वेबिनार्स या ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आपको एक रिमाइंडर देते हैं उन बातों का जो आप ऑलरेडी जानते हैं, और आप रिमाइंडर के साथ उनको चाहे रहे फिर अप्लाई भी कर सकते हैं। तो प्लीज़ इन्हें अप्लाई कीजिए, और आपको ऐसा लगता है ये बातें कठिन है, अप्लाई नहीं हो सकती, तो मुझे बताएँ कि ऐसा क्या है जो अप्लाई नहीं हो सकता है? जी। अ, अतुल जी, मैं बहुत खुश हूँ, आपने एक बहुत सही मुद्दा उठाया है। बहुत सारे घरों में बच्चों को काम की ट्रेनिंग ही नहीं दी जाती। बाकी छोड़िए, मेरा अपना भांजा है, कुछ नहीं आता था। बैंगलोर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और इतना खुशकिस्मत है, उसका फ्लैट रोड के इस तरफ और ऑफिस रोड के उस तरफ। और आईटी कंपनी, आप जानते हैं वहाँ क्या माहौल होता है। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, एवरीथिंग यू गेट देयर। ये नहा कर उठा, सुबह नहाया और सीधा ऑफिस चला जाता है, वहीं मॉर्निंग टी, ब्रेकफास्ट और लंच, डिनर सब होता है, डिनर के बाद ही घर में आते हैं। तो ही वाज़ सो डिपेंडेंट, कुछ करना ही नहीं पड़ता था। फिर इनके यहाँ वर्क फ्रॉम होम का परमिशन नहीं मिला कोरोना काल में, और दिक्कत ये हुई कि इसको ऑफिस जाना पड़ा, और जब तक इसको परमिशन मिली वर्क फ्रॉम होम की, तब तक लॉकडाउन अनाउंस हो गया, फ्लाइट्स बंद हो गई, ट्रेन्स, बसेस बंद हो गई, सो ही गॉट स्टक इन बैंगलोर। अब वो न सिर्फ अपने लिए खाना बनाता है, बिकॉज़ यू डोंट गेट इट एनीवेयर इन दिस सिटी। अच्छा, खाना बनाना तो ठीक है, खाना बनाने के बाद और खाने के बाद भी बहुत सारा काम होता है जो करना पड़ता है। पुअर गाय, ही इज़ डूइंग प्रैक्टिकली एवरीथिंग। कोरोना का एक पॉजिटिव आउटकम ये हुआ कि अब जो भी बच्चों की शादी होगी, बच्चियाँ बड़ी खुश रहेंगी, क्योंकि लड़के, बच्चे सब काम करना सीख ही गए होंगे। वैसे भी नए ज़माने के पेरेंट्स सब सिखा देते हैं बच्चों को। आपको भी धीरे-धीरे बच्चों को आदत डालना होगा। देखिए, इसको हम अपनी दादी से सीख सकते हैं। याद कीजिए, दादी कैसे हमको सारा काम इंटरेस्टिंग बनाकर करवाती थी। एक दादी इस सीन में क्या कर रही हैं, 3 घंटे चले नहीं, उनको बोलते, "चलो आओ, अभी आओ, ये गेम खेलते हैं हम।" किचन में लेके जाती है, सिंक के पास खड़ा करती और एक चीज़ को 4 अलग-अलग टास्क में डिवाइड करती हैं। ओके, व्हाट यू डू, तुम ये जो बर्तन में सारा बचा हुआ खाना है ना, इसको अलग एक इस पॉट में इकट्ठा करते जाओ। ओके। दूसरे को बोलती, अच्छा अभी तुम इसको पानी से क्लीन करके इसको दो। फिर तीसरे को बोलती है, अच्छा तुम इसको साबुन लगाओ। चौथा, दादी खुद जो होती है पानी से धोकर उसको उल्टा रख दी जाती है। वो बच्चों को लगता है, वाओ व्हाट एन इंटरेस्टिंग गेम। और फिर बच्चे बोलते हैं, अच्छा अब रोल रिवर्सल करें? ये बच्चे का आइडिया है। हाँ, ओके, रोल रिवर्सल करते हैं, और ये मस्ती-मस्ती में उन्होंने उसको कर लिया। एक दूसरा, बच्चों पे डिसिप्लिन लगाइए, मेक इट अ पॉइंट। जैसे फॉर एग्जांपल डिनर, तो एक बच्चे का ड्यूटी लगा दीजिए, जो बड़ा हो गया उतना हैंडल कर सकता है उतना, कि चलिए अब आप टेबल लगाइए, तो सारा वो अरेंज करेगा।
2 बच्चे हैं तो दूसरे का ड्यूटी लगा दीजिए, वो हटाएगा। थोड़े और बड़े हो गए बच्चे तो फिर खाना बन गया है तो उनको बोलिए चलिए अभी किचन क्लीन का ड्यूटी आपका है, ऐसा ड्यूटी फिक्स कीजिए। और वेराइटी ऑफ, बच्चों को आपने साइकिल दिला दिया होगा तो संडे को जब आप अपनी कार या स्कूटर धोते हैं तो उनको बोलिए चलो बेटा आओ अभी आप अपना साइकिल धो, उनको बहुत मजा आएगा, उनको कहा यस मैं भी पापा के साथ काम कर रही हूं। तो देखिए ऐसे मस्ती मस्ती में, यानी चीजों को आप जितना इंटरेस्टिंग बनाएंगे उतना बच्चे इन्वॉल्व होंगे। लेकिन हाँ, डिसिप्लिन खुद भी रहिए तो बच्चे भी होंगे, जरूर उनसे काम करवाते रहिए। वो फैसला आपको करना है कौन सा काम उनके लायक है कौन सा नहीं है। कुछ पेरेंट्स तो चाय बनाना भी सिखा रहे हैं और खास करके वो जिनके पास फायरलेस कुकिंग का ऑप्शन है, यानी दिस इंडक्शन कुकर। तो थोड़े बड़े हो गए बच्चे, जरूर उनको सिखाते जाइए। वैसे आई बिलीव अतुल जी आपके क्वेश्चन को मैंने आंसर किया है। इसके बाद बच्चों को ना सुनना पसंद नहीं और धैर्य की समस्या स्थिति को और मुश्किल कर देता है, इसको कैसे जी मैंने आपसे इस बात को ऑलरेडी इसीलिए उठाया कि आप बच्चे की हर ख्वाहिश पूरी करते हैं, हर इच्छा पूरी करते हैं, तो वो ना सुनना सीखते ही नहीं है। इसलिए जब भी उसने कुछ फरमाइश किया है बच्चे ने, शुरू से मेक इट अ पॉइंट, आप उसको पूछे क्यों चाहिए, तो वो जवाब देना सीखेगा। इससे उसका लॉजिकल एबिलिटी डेवलप होगी। और उसमें भी यदि धैर्य की समस्या है तो उसको बोलिए ओके ये हम करेंगे, लेकिन ऐसा होने के बाद। तब तक वो इंपेशेंट होगा, कब होगा कब होगा। तो ऐसा डेडलाइंस आगे का कुछ डालिए ताकि दोनों, उनको ना सुनने का आदत भी हो और पेशेंस भी डेवलप। सो जरूर से उनको रीजन देने का आदत डालिए। वो जब भी कुछ मांगे, जब भी कुछ करने बोले, आस्क देम द रीजन, क्यों करना है। बच्चे ने बोला, जैसे थोड़े बड़े हो जाते हैं आजकल बच्चे तो बोलते हैं हमको भी मोबाइल दिला दीजिए, क्यों चाहिए, ठीक है वो रीजन भी देंगे आपको, वो कितना लॉजिकल लगता है वो भी बताए। तो वो बच्चा बोलता है कि मेरे सारे फ्रेंड्स के पास है, ठीक है ना, सारे फ्रेंड्स के पास है, दैट डजंट मीन कि आपके पास भी होना चाहिए। आपको उसका यूज क्या है, गेम खेलना है, अच्छा रोज हम आपको 1 घंटा तो दे ही रहे हैं, मम्मी का फोन या दादी का फोन या जिसका भी, तो फिर अलग से क्यों चाहिए। तो नहीं आया लॉजिक तो नहीं दिलाया। और लॉजिक फिर अगला देते हैं कि हमको प्रोजेक्ट करना है, ओके प्रोजेक्ट जब भी चाहिए लो, हमारे फोन पे करो, मेरा कंप्यूटर संडे को घर पे रहता है उसमें कीजिए, शाम को घर ले आता हूँ लैपटॉप उस पे कर लीजिए। दैट वे धीरे 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 उनके लॉजिकल एबिलिटी डेवलप होगी, वो पेशेंस भी सीखेंगे। और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी हमको खुद को पेशेंस रखना। मैंने शुरुआत यहां से किया था, लंबी तपस्या है, आप पेशेंस नहीं रख पाएंगे, आप तो कौन इससे मगजमारी करेगा, ले ना, आप उसे बिगाड़ रहे हैं और पूरी लाइफ उसकी स्पॉइल कर रहे हैं। तो क्या चाहेंगे, आपके बच्चे का लाइफ स्पॉइल हो? नहीं। तो ये आज की छोटी छोटी चीजें आगे जाकर जब वो बड़े हो जाते हैं तब बहुत बड़े प्रॉब्लम्स बन जाते हैं फ्रेंड्स। प्लीज टेक केयर। जी बिल्कुल, टीनेजर्स का प्रॉब्लम राजेश जी ने उठाया है और कहा है कि उनको मोटिवेटेड कैसे करें, दे आर नॉट रेडी टू लिसन। सबसे पहले तो प्लीज इस बात को समझ लीजिए, पेरेंटिंग अपने आप में टफ है, तो टीनेज बच्चों का पेरेंटिंग इससे भी, स्क्रीन से बाहर चले जा रहे हाथ, इससे भी ज्यादा टफ है। ये उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर है। बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, उनके दुनिया में, उस सब को लेकर वैसे ही वो परेशान रहते हैं। ये वक्त है जब उनके साथ दोस्त बनिए। और जैसा मैंने अंदर इसमें चर्चा में कहा भी कि कभी आप उनकी बात मानिए, कभी उनको अपनी बात मनवा लीजिए। तो फ्रेंडली यदि होंगे तो I show you'll be able to motivate them, you'll be able to make them listen. और फिर भी समस्या है, ये शुरुआत ही है, इसको ब्रह्मास्त्र को पहले से प्रयोग मत कीजिए। लेकिन हमारा एंशिएंट इंडियन विजडम हमें सिखाता है कि हम साम दाम दंड भेद के साथ काम करें। तो ब्रह्मास्त्र है लास्ट में, साम ट्रीट देम इक्वल, इसलिए मैंने कहा फ्रेंडशिप। दाम तो कभी कभी उनको रिवार्ड कीजिए, अरे वाह यू हैव डन अ वेरी गुड जॉब, ओके हियर इज दिस फॉर यू। नहीं तो फिर पनिशमेंट से काम चलाए।
लेकिन ये जब दोनों नहीं चल रहे तब जाके, और पनिशमेंट भी, प्लीज प्लीज प्लीज, माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, डोंट स्कोल्ड देम, डोंट बीट देम। दंड वो नहीं हो, गलती से भी कभी भी बच्चे पर हाथ मत उठाइए। क्लिनिकल एक्सपीरियंस में सबसे सीरियस प्रॉब्लम्स वहां फेस करता हूं मैं, जब वो जो पेरेंट्स थे वो बच्चों को मारते थे। यदि गलती से कभी उठा भी लिया है, अब बिल्कुल तौबा कर लीजिए, प्रण ले लीजिए, जिसे हम अपने यहाँ अक्सर कहते हैं, कसम खा लेना कि अब कभी हाथ नहीं उठाओ। तो फिर दंड किस बात का? ठीक है, आज हम आइसक्रीम लाने वाले थे लेकिन अब नहीं लाएंगे। सो मेक देम डिप्राइव ऑफ समथिंग, कि ऐसा नहीं होगा। इस तरह का दंड हो सकता है। आप और वो हर संडे शायद साथ में खेलते थे, इस संडे मैं नहीं खेलूंगा, तुमने मेरी बात नहीं मानी, मुझे भी नहीं खेलना, आई गो एंड प्ले विथ माई फ्रेंड्स। तो ठीक है, आप खेल रहे हैं, उसे डिप्राइव कर रहे हैं। ऐसे छोटे छोटे तरीके ढूंढिए दंड के, इन दिन पे भेद डिस्टिंग्विश। तो एक को किया, एक को नहीं किया, वो और भी लास्ट में जब सब फेल हो जाते हैं तब, दैट शुड बी ब्रह्मास्त्र। तो इस तरह से मुझे लगता है आप बच्चों के साथ जरूर डील कर पाएंगे। Then my very old friend Rahul is asking me, so how to make children to accept defeat also? Nowadays, they always want to be first. Do good, but still only one will be at this position. राहुल, आपने बहुत गंभीर समस्या उठाई है आज के दौर की, लेकिन बहुत तकलीफ के साथ बोलूंगा, राज की बात बताऊंगा कि ये उनके अंदर डालने वाले भी तो हम ही हैं। देखो बेटा, इस बार फर्स्ट आना है, आप उन्हें इम्प्रूव करना जरूर उसको अपना मिशन बनाइए। दो तरह से होती है कंपटीशन। एक, यू आर कंपीटिंग विद अदर स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, यू आर कंपीटिंग विद योर सिबलिंग्स। द बेटर वन इज यू कंपीट विथ योरसेल्व्स। राहुल, डू यू रिमेंबर हमारी मुलाकात हुई थी जब आप कैट के लिए प्रिपेयर कर रहे थे? तब भी मैं यही कहता था, ये मत सोचो कि तुमको दूसरों से आगे निकलना है, या तुमने टेस्ट में टॉप कर लिया तो हो गया ना। मॉक टेस्ट होते थे, रिमेंबर? और मैं हमेशा कहता था, जो तुमने पिछले टेस्ट में स्कोर किया इस बार उससे भी बेटर करना है तुम्हें। दो चीजें हुई, इंप्रूवमेंट भी चल रहा है, और जो दूसरों से कंपटीशन की बात आई, जो दूसरों से आगे निकलने की बात आई, वो भी आपने उसके अंदर नहीं पाई। अब वो फर्स्ट आया या नहीं आया, लेकिन वो इंप्रूव कर रहा है। तो प्लीज उनके अंदर ये मत डालिए। और फिर भी कभी ऐसा हुआ है, कोई फेल्योर का सामना करना पड़ा है, सिट विद देम। यदि वो बात नहीं कर रहा है, आप भी मत बोलिए, बस उसका हाथ थाम लीजिए, थोड़ी देर बैठिए, उसको बस ये एहसास दिला दीजिए कि हाँ बेटा, जो तू नहीं कर पाया, तेरे पापा या मामा तेरे साथ हैं। और वो बात करने के मूड में है तो बात कीजिए, और उसको फिर इस बात का एहसास दिलाइए, कोई बात नहीं, होता है लाइफ में, हमेशा जीत होगी ये होगा भी नहीं। और आप खुद भी ये सोचिए, ये तो ठीक है जो आज ही उसने फेल्योर का सामना कर लिया, आगे के फेल्योर्स आसान हो जाएंगे। और जो बच्चा कभी फेल्योर का सामना नहीं करता है, बाद में जाके कभी लाइफ में करना तो पड़ता है, यकीन मानिए बहुत मुश्किल होता है। सो बी थैंकफुल, चलो आज ही हो गया। दैट ओल्ड हिंदी मूवी सॉन्ग, आज बिछड़े हैं कल का गम तो नहीं, हुआ ऐसा, आज फेल्योर हुआ है तो कल का टेंशन नहीं है। सो मेक हिम रेडी टू फेस फेल्योर पहले से भी, और यदि फेल्योर आ गई है तब उसको सहारा दीजिए, सपोर्ट दीजिए, मॉरल सपोर्ट दीजिए। सो राहुल, आई बिलीव ये दोनों बातें आप जरूर अप्लाई करने वाले हैं, और राहुल के माध्यम से और भी लोगों ने इसको समझाई होगा। अभी अतुल जी का पॉइंट आ रहा है, हमारी यहाँ दिन भर की मेड है, और वैसे ही दूसरे स्टाफ की रिस्पेक्ट करना कैसे सिखाएं? जी, एक बात मैंने चर्चा के दौरान भी कही कि बच्चे वही करते हैं जो वो करते देखते हैं। हम अपने एम्प्लॉयज को कैसे एड्रेस करते हैं, बच्चा भी तो वैसे ही करेगा ना। चलिए ठीक है, भाभी जी मेड को उसके नाम से बुलाती होंगी कि ए शांता, ऐसा किया कि नहीं, ये क्या कर रही तू, वगैरह। अव्वल तो आप भी अपने संबोधन थोड़े रिस्पेक्टफुल कर दें तो अच्छा है, लेकिन बच्चे को सिखाइए, ना ना तुम शांता नहीं बोलोगे, बाई नहीं बोलोगे, कॉल है आंटी दीदी जो तुम्हें अच्छा लगे, ऐसा सिखाइए उन्हें, बचपन से सिखा दीजिए।
यही बात जब वो आपके ऑफिस में आए, दुकान पे आए, तब भी वो किसी भी स्टाफ से कभी भी ऐसा कुछ बिहेव कर रहे हैं, तुरंत टोक दीजिए उन्हें। बता दीजिए, नो, वो आपसे बड़े हैं, यू नीड टू रिस्पेक्ट देम। तो दोनों बातें, एक डेमोन्स्ट्रेट, आप जब खुद एम्प्लॉइज को रिस्पेक्ट देंगे, बच्चे भी वही सीखेंगे। दूसरा, आपको उन्हें शांति से समझाना होगा। वो हमारे यहाँ काम करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमसे छोटे हैं, वो हमसे बड़े हैं। दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू आवर बिजनेस और आवर एक्टिविटीज। मामा को टाइम नहीं है ना बेटा, देखो वो दीदी आती है ना हेल्प करने के लिए, मम्मी का हेल्प कर रही है वो, सो वी शुड रिस्पेक्ट हर लाइक दैट। प्यार से बात करें, बच्चे बिल्कुल समझेंगे। थोड़ा समझाने का प्रयास करें। डर मिटाने की बात, यहां भी मैं कहूंगा ये डर डाल भी तो हम ही देते हैं। बच्चा तो कहाँ डरता था, देखा ना, अपने मोमबत्ती को भी छू रहा था, आपने ईक लगाई तो वो डर गया, अच्छा इसको छूना नहीं है। तो चलिए, अब डर डल गया है अंदर, तो कोई नहीं, धीरे धीरे समझाइए। तो जिस चीज का भी डर है उससे फेस करने के लिए आप उसका साथ दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, वो स्विमिंग से डरता है, चलो बेटा इस संडे अपन चलते हैं, हम भी है ना, पापा है तुम्हारे साथ, हम दोनों करेंगे। एंड देन बी इन द सेफर जोन, साथ साथ कीजिए। देखा कुछ नहीं हुआ ना, अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, चलो धीरे 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 फिर हम उसको बढ़ा सकते हैं। तो आइडेंटिफाई उनका डर किस चीज को लेकर है। कई बार अंधेरे को लेकर डर होता है। तो देखिए, हमारे पेरेंट्स ने हमारे साथ किया होगा, नहीं जाओ जाओ, हम हैं, तुमको आवाज देते रहेंगे, तो हम आवाज दे रहे हैं, तो पेरेंट्स आवाज देते थे, तू जा रहा है ना, हाँ हमें आवाज दे रहा हूँ, पंकज पंकज, वो भी उधर से आवाज देगा, मम्मी मम्मी। तो वैसा किया, साथ में लेकर गए, अच्छा चलो हम आपकी अंगली पकड़ कर चलते हैं, देखो कुछ नहीं हुआ ना, हाँ कुछ नहीं होता है। तो ऐसा पहचानिए किस चीज का डर है, उसका सामना करना सिखाइए। और यदि अकेले सिखा सके अच्छी बात है, नहीं तो फिर साथ में जाइए। कई बार हमारे अपने भी डर होते हैं, इसलिए भी हम नहीं करने देते। आई रिमेम्बर, मेरा घर पहले ऐसी जगह पर था जहां से चौराहा पास में था, और बेटी को स्कूल जाने के लिए वो चौराहा क्रॉस करना होता था। आप यदि फेमिलियर हो तो व्हाइट चर्च वाला चौराहा जो होता है वो इट्स पैथेटिक। अभी तो सिग्नल्स हो गए, तब सिग्नल भी नहीं थे, तो बहुत गंदा ट्रैफिक होता था, बहुत रिस्क होता था। सेंट पॉल में वो था जाने के लिए। देन वी शिफ्टेड टू पलासिया, तो फिर आई डिसाइडेड कि अभी इसको इंडिपेंडेंट बनाना होगा। एंड थैंकफुली उसने कहा कि मेरे सब फ्रेंड साइकिल से आते, मैं भी जाऊं क्या? आई सेड यस बेटा। देन व्हाट आई डिड, उसको जब पहली बार साइकिल से भेजा, आई डिडंट टेल हिम बट आई फॉलोड हिम। सेफ डिस्टेंस की जरूरत पड़े तो मैं तुरंत पहुंच भी जाऊं और उसको पता भी नहीं लगे कि पापा पीछे हैं। और उसमें भी बड़ा चौराहा तो नहीं था, लेकिन एक दो ऐसे क्रॉसिंग पॉइंट्स थे जहां पर थोड़ा रिस्की होता था। तो 2-3 दिन तक मैं ऑब्जर्व करता था ये क्या करता है, तो देखा वो उतर के खड़ा हो जाता है। जब आप देखिए ट्रैफिक तो ऐसा फेजेस आते हैं, एकदम पीक पर आता है, फिर थोड़ा सा शांत हो जाता है। व्हाट ही यूज्ड टू डू, वो जब थोड़ा कम होता था तब फिर क्रॉस करता था। तो 2-3 दिन तक ये ऑब्जर्व किया, आई वाज कॉन्फिडेंट इनफ कि हाँ अब भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तब फिर अकेले जाने दिया। जस्ट लाइक दैट ट्रेवल, स्कूल के ट्रिप्स में भेजा, फिर उसको मेडिकल का टेस्ट देना था, अलग अलग सिटीज में जाना होता है, आप जानते हैं बात। तो ऐसे केवीपीवाई के लिए उसका सेंटर आया था मुंबई। अब पहले तो मैं साथ में जाने का प्लान बनाया, देन जब उसकी तरफ से आया पापा अकेले जाऊं, देन आई रियलाइज मेडिकल में कहीं बाहर यदि पड़ा तो अकेले ही जाना आना होगा, इट्स बेटर कि इसको अकेले भेज दें। अच्छा, फिर लाख आप सिखा दें, प्रॉब्लम्स तो आती ही हैं। तो उसको बोला था कि देखो मोबाइल, रात भर गेम मत खेलना, बैटरी डिस्चार्ज हो गया तो सुबह प्रॉब्लम होगा। एंड एक्चुअली दैट इज हैपेंड, बैटरी डिस्चार्ज। वो जहां उतरा, मेरे दामाद उसको लेने आए, एंड देन दोनों एक दूसरे को नहीं मिल पा रहे, कांटेक्ट नहीं हो रहा क्योंकि बैटरी डिस्चार्ज। बट ठीक है, उसने जब वो फेस किया तो उसको समझ में आया लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं। थैंकफुली उससे वो बाहर आया, दोनों मिल लिए। बट प्रॉब्लम फेस किया तो धीरे धीरे डर निकला उसके अंदर। दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। और डिफिकल्टी लेवल धीरे धीरे बढ़ाइए, एकदम से बहुत ज्यादा मुश्किल काम मत कर दीजिएगा। एनीवे, सो दैट वाज अतुल जी's point. Then we have got a couple asking this question, and Jake G and Binny G. What age do you think a child is mature enough to be given a separate mobile phone? Very good question. But then please don't expect a standard answer from me. आप देखिए, it varies from child to child, and
डिपेंड्स किस तरह की रिक्वायरमेंट है। कुछ बच्चे बहुत जल्दी मैच्योर होते हैं, कुछ बच्चों को बहुत सालों तक वो समझ नहीं आता है। सो विल यू बी एबल टू हैंडल दैट? यू आर द बेस्ट, यू डिसाइड। 1 2 जरूरतें भी फर्क होती है बच्चों और बच्चों में। एक बच्चा जो स्कूल भी जाता है तो बस से, और कोचिंग भी जाता है तो वैन से, कहीं ऐसा टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि आपने अपने सामने उसको वैन में बैठा दिया, वापस आ गया, हो गया। हाँ, लेकिन वही बच्चा यदि आपने उसको टू व्हीलर दे दिया है, क्योंकि वैन का कोई फैसिलिटी नहीं है, तब फिर आप उसकी सिक्योरिटी के लिए उसको हैंडसेट देते हैं, दे दीजिए। उसमें भी तो फिर आपको अभी भी बाजार में बेसिक फोन मिलते हैं और आप इसलिए लेकर देते हैं कि ठीक है, ये सिर्फ कॉलिंग के लिए है, और वो भी आपको जरूरत पड़े तो आप इमरजेंसी में कॉल कर दीजिए। तो वैसा धीरे धीरे कीजिए ना। बाकी यदि अब गेम का आदत पड़ गया है तो दीजिए, लेकिन फिर डिसिप्लिन कर दीजिए। अच्छा ठीक है, आपको मिलेगा, लेकिन इतना पढ़ लोगे तब, या इतने से इतना घंटा, और दे भी दिया है तब भी रात में सारे मोबाइल जमा हो जाएंगे मम्मी के पास या डैडी या दादी या किसके भी पास। इस तरह से डिसिप्लिन करने का भी कोशिश कीजिए। सो प्लीज जेक जी एंड बिन्नी जी, ये तो मैं नहीं कह सकता कि कौन सा एज ज्यादा उचित है, लेकिन दो, एक रिक्वायरमेंट और दूसरा उसका मैच्योरिटी, उसके बेसिस पे डिसाइड कीजिए। लेकिन प्लीज अबोध बच्चों को मत दीजिए। ये कहानी घर घर की, 1 साल के बच्चे को मोबाइल दे दिया जाता है, और आजकल के बच्चे इतने स्मार्ट हो गए, वो बढ़िया, उनको मालूम है कौन सा आइकन को टच करना पड़ता है, किससे फिर हमारे राइम्स चलते हैं, क्या जरूरत है उसकी? ठीक है, मैं समझता हूँ न्यूक्लियर फैमिली में टाइम की कमी होती है, लेकिन उसके चक्कर में हम एडिक्ट तो नहीं बनाते बच्चों। डिवाइसेस से जितना दूर रखेंगे ना उतना अच्छा है। क्या है जो बगैर डिवाइस के नहीं हो सकता, बताएं मुझे। इसलिए बनती कोशिश, छोटे छोटे बच्चों को डिवाइसेस से बिल्कुल दूर रखें। बड़े होने पर देना शुरू भी करें तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और केस टू केस बेसिस पर मैच्योरिटी के हिसाब से। वन चाइल्ड हु इज मैच्योर्ड इनफ टू कैरी द डिवाइस विथ हिम, दे दीजिए। दूसरा, जो अभी खुद को भी ठीक से नहीं संभालता है, रोज कुछ नहीं कुछ खो के आते हैं, और अब जब हैंडसेट भी दे दिया और पता चला वो भी खो के आ गया, तो सिक्योरिटी की यदि जरूरत है तो ठीक है, ऐसा सस्ता या सेकंड हैंड फोन दिया कि चलो खो भी दिया तो ज्यादा टेंशन नहीं। लेकिन यदि सिक्योरिटी की भी जरूरत नहीं है, मैच्योर्ड भी नहीं हुआ है, तो अभी बचिए उसको देने से। आई बिलीव दिस आंसर वुड हेल्प यू। देन डज एज मैटर और द एबिलिटी मैटर टू हैंडल द मोबाइल फोन? यस, ये उसी क्वेश्चन का एक और पार्ट था। आई बिलीव आई हैव हैंडल दैट। बच्चों के सामने नकारात्मक बातें करें या नहीं करें, यही नहीं करेंगे, और अगर वो बात यदि वो बाहर से सुनेंगे तो फिर उनसे वो कैसे निपटेंगे? आई रियली अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। बहुत सारी चीजें ऐसी है कि जो हमारे सामने नहीं भी हो तो बाहर वो सीख लेते हैं, और स्कूल और रिक्शा या बस, ये 2 जगह ऐसी होती है जहां वो सब कुछ सीखते हैं। जैसे कहा जाता है, बच्चा एब्यूजिंग लैंग्वेज, गालियां बोलना जो सीखता है वो सबसे ज्यादा रिक्शा में सीखता है, क्योंकि दूसरे बच्चे सीख लिए हैं तो बस उनको भी पता चल गया, अच्छा अच्छा ये ऐसा गंदा गंदा भी बोलते हैं। और पर्टिकुलरली कुछ ऐसी चीजें जिनको लेकर एक इंक्विजिटिवनेस रहती है बच्चों में, जिज्ञासा रहती है। तो ऐसे में बच्चा यदि आपके साथ वो बात कर रहा है तो खुल के बात कीजिए, और थोड़ा सा ऑब्जर्वेंट रहिए, वो किस तरह की चीजों में इंटरेस्टेड है, उस पर खुलकर उनसे बात कर लीजिए। पर्टिकुलरली टीनेज, और अब जो प्यूबर्टी आ रही है उन बच्चों के साथ, अ, बेटी है तो माँ खुल के बात करें, बेटा है तो पापा खुल के बात करें, तो जरूर बात करें। ये वो बातें हैं जो अ, कहीं ना कहीं उनके सामने आनी ही है, राइट? जैसे मैं बताऊं कि दिस समथिंग वेरी कॉमन, सेक्स को लेकर उनके फ्रेंड्स से उनको कुछ पता चलता है, एंड देन दे ट्राई टू फाइंड आउट क्या है क्या नहीं है। कई बार आपके डिवाइस में भी उनको तो आता नहीं कि वो हिस्ट्री डिलीट कर दें, तो आप सर्च हिस्ट्री में देखेंगे तो वो मिल जाता है कभी। टेल देम, टॉक टू देम। आप जितना खुल के बात करोगे बच्चों से, उतनी आपकी समस्याएं कम होगी। मैं 2 एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। एक, माय आईपैड वाज मोस्टली यूज्ड बाय माय सन। तो जो मैं हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ वो एक्चुअली मेरे घर में भी हो चुका है। आई हैव सीन दैट। प्रेमा फैसी 1 मिनट के लिए अंदर का बाप जाग जाता है तो गुस्सा आता है, अभी से ये सब दिन दूसरा समझ में ना, उसका वो एज आ गया है, उसके अंदर जिज्ञासा रहती है, तो बात डांटने की नहीं है, बात उसकी शंकाओं का समाधान करने का है।
दूसरा, आई एम अ राइटर ऑल्सो, मैं एक ऑथर हूँ और लिखता हूँ, तो कई बार ऐसा होता है मैं अपना पेंसिल से लिखता हूँ और उसके लिए मेरे पास रेजर और शार्पनर जनरली साथ में होता है। एक दिन ऐसा हुआ, मैं कुछ लिख रहा था और शार्पनर नहीं मिला, तो आई थॉट ओके लेट मी टेक इट आउट फ्रॉम माय सन्स बैग। उसके बैग में से शार्पनर निकाल रहा था, एंड लेट मी टेल यू, मैं चेक नहीं कर रहा था, मैं शार्पनर निकाल रहा था, तो अचानक से एक कार्ड दिखा और वो आई लव यू का कार्ड था। अब गुस्सा, अभी उम्र ही क्या है, धरती में से उगे नहीं है और ये सब ऐसे करके एक क्षण का वो मन में गुस्सा आया, दूसरे क्षण को लगा नहीं पंकज, यू शुड नॉट डू दैट, प्रेम से बात करना होगा। तो शाम को जब वो आया तो बोला बेटा सॉरी, वो शार्पनर चाहिए था तो आपका बैंक में हम शार्पनर दिख रहे थे तो ये दिखा, तो ये क्या है ना, वो बहुत भोला रहा है वो शुरू से, तो उसने बड़ा इनोसेंटली बोला अच्छा वो पापा वो एक फ्रेंड का है। ऐसे तो तुम्हारे पास क्या कर रहा है, मेरी कोचिंग के पड़ोस में उसकी फ्रेंड रहती, उसको देने को बोला है। ऐसे तो तुम दे दोगे? हाँ बाजू में तो है, जाके देना ही तो है। ऐसे तो उसके रिपरकशंस क्या होंगे, उस पे नाम भी नहीं लिखा है, किसको मालूम किसके लिए दे रही हूँ। आई लिफ्ट इट अप टू हिम, नाउ ही कुड थिंक। अब देखिए लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होता है बच्चे का, उसको समझ में आया हाँ मैं दूंगा। उसके पेरेंट्स को गुस्सा आया तो उनको क्या पता किसके लिए दे रहा है, पता चला मेरी सुताई हो गया। 2 दिन बाद पूछा क्या हुआ बेटा, वो कार्ड डिलीवर किया? ना पापा मैंने सोचा वो अपने फ्रेंड को ही वापस कर दिया मैंने। गेटिंग द पॉइंट? तो ऐसा चीजों को लेकर बात कीजिए प्लीज, राइट? बचने से नहीं होगा, डोंट एस्केप। एंड देन मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। अलग अलग स्कूल का अलग अलग कल्चर है, बिल्कुल है। और अभी तो स्कूल में है, इब्तिदाई इश्क है, आगे आगे देखिए होता है क्या है। हम में से बहुत सारे लोग बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहते हैं। इंडिया के तमाम नामी गिरामी इंजीनियरिंग कॉलेजेस का कल्चर ड्रग बहुत कॉमन है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। क्या कीजिएगा, नहीं भेजेंगे चलेगा? हम तो चाहते हैं हमारे बच्चे बहुत ऊपर उठे, बहुत शानदार करियर हो, इसलिए उनके साथ खुल के संवाद कीजिए, डायलॉग कीजिए, बातचीत कीजिए, उन्हें सिखाइए, समझाइए क्या सही है क्या गलत है। You know why mostly Indorian grandparents think that DC is not good for them? सीधी सीधी बात है, DC means kids of those parents जो financially they are very well off। इनको की सारी जो क्रीमी लेयर है फाइनेंशियली, उनके बच्चे हैं। और उनमें बहुत सारे लोगों के यहाँ फिर ये है कि दे डोंट बॉदर एट ऑल, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो इसलिए ये होता है, बल्कि बोलना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ और भी चीजें सुनी है। अब आप कहाँ तक बचाइएगा? स्कूल में बचा लिया और कहीं भी तो जाएगा, कहाँ का नहीं है। आप जानते हैं हमारा अपना शहर बुरी तरह बर्बाद हो रहा है, बाकी छोटी मेरे घर के सामने ड्रग बिकते हैं, आप रोक पाएंगे? कंप्लेन करेंगे जाकर? वो तो एक खोमचा लगा के ये पाउच पाउच बेच रहा है, चुपके से कुछ और भी टिका रहा है, किसको मालूम। और फिर आप तो जानते हैं ये तो बड़ा पावरफुल लॉबी, यू कांट हेल्प इट, यू कांट एस्केप दैट। तो उसको इन सब चीजों से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं ना, रोकिए मत, बचाइए मत, उसके साथ बातचीत कीजिए, उसे बताइए ये सब होता है दुनिया में, और तुम्हें क्या करना है तुम्हारा डिसीजन है। फिर एक जरूरी चीज आप सबके साथ इस प्रश्न के माध्यम से शेयर करूं कि बच्चा जब पहली बार कुछ एक्सपीरियंस लेके आता है ना, यदि शेयरिंग अच्छा है तो वो शेयर भी करता है। जैसे अभी वो इनोसेंट है, उसको समझता नहीं है, तो फ्रेंड ने सिगरेट पिलाया, पी लिया, आके बताए आ, अतुल भाई को बोला कि उसने पापा पापा पता है आज सिगरेट पिया, और अतुल भाई ने ये उठाया क्रिकेट का बैट और अम्मी से ये सब सीख लिया, ये उम्र है, ऐसा वैसा। अच्छा, आपको क्या लगता है अतुल भाई आगे से नहीं पिएगा? हाँ जी। गलत फहमी। ऐसा नहीं कि वो मार के वजह से पिएगा नहीं, वो मार के वजह से आपके साथ शेयर नहीं करेगा। गेटिंग माई पॉइंट? आपने क्या किया, शेयर करने पे पनिश किया ना, तो शेयर मत करो, ये मैसेज किया। यू कैन ऑलवेज टॉक टू हिम, ओके यू डिड दैट, कैसा लगा, कड़वा? हाँ कड़वा ही होता है, और ऊपर से तुमको तो पता ही है वो मुकेश जिसका फेफड़ा राइट, बच्चे भी जानते हैं मुकेश को,
तो उसके साथ संवाद स्थापित कीजिए, बताइए क्या अच्छा है क्या बुरा, और अच्छे बुरे की समझ होगी ना, फिर देखिए स्काई इज द लिमिट, कहीं भी छोड़ दीजिए, कुछ दिक्कत नहीं होगी। डायलॉग बंद मत कीजिए, शेयरिंग बच्चे का जारी रहना चाहिए। चेक कीजिए आपका बच्चा आपके साथ शेयर करता है या नहीं करता है, और उसके भी पहले चेक कीजिए आप अपने बच्चे के साथ शेयर करते हैं या नहीं करते। मैं बहुत सारी वर्किंग मॉम्स को बोलता हूं, when you come back home, no, spend few minutes with your child. वो शेयर नहीं भी करे, आप शेयर कीजिए। हाँ, आज का मेरा दिन बड़ा अच्छा रहा, दैट अंकल, हाँ उनकी वजह से आई गॉट दैट कॉन्ट्रैक्ट, उसको भी अच्छा लगा। हाँ, आज बहुत परेशान हो गई हूँ, इतना सर दर्द हो रहा है। क्या हुआ मॉम? अरे वो फलाना कॉन्ट्रैक्ट बहुत क्रूशियल था, मैंने डिस्कस किया था ना, तो मैं आई वाज ट्राइंग हार्ड कि वो मिल जाए, मेहनत भी की, मिला भी नहीं। अब फिर चलो कोई नहीं, होता है, सारे कॉन्ट्रैक्ट तो हमको नहीं मिल सकते ना, दूसरे को भी मिलेंगे। आपने शेयर भी किया, आपने एक मैसेज भी दे दिया जो अभी यहां से पूछा भी गया था, फेलियर। उसको समझ में आया, हाँ फेलियर होती कभी कभी। एंड सी माय मामा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, नहीं भी मिला तो देखो ठीक है, थक गई बर्तन, नहीं मिला तो नहीं मिला, अगली बार और अच्छे से ट्राई करेंगे। तो ऐसा डिस्कस कीजिए, शेयर कीजिए प्लीज, एंड बिलीव मी इट वुड हेल्प, एंड दैट इज द सॉल्यूशन। फिर आप डेली कॉलेज में डालें या बाहर कहीं पढ़ने भेज दें। Many times I happen to be busy and the kid wants the mobile at the particular time. What should I do then? जैसा मैंने कहा, इसलिए मत दे दीजिए कि आप बिजी हैं और उसको अटेंशन नहीं दे पाए, इसलिए दे दिया। जरूरत के हिसाब से दीजिए। ऐसा है सेट कि आपके बीच एक पैक्ट हुआ है, एक समझौता हुआ है, करार हुआ है कि गेम खेलने के लिए देंगे, तो जिस टाइम पे देना है तब दे दिया। तो हाँ, कभी कभी ऐसा होगा तो आपको कंडीशन लगाना पड़ेगा, एक एस्ट्रिक लगा दिया, अच्छा सुनो तुम्हारा टाइम फिक्स है गेम का, लेकिन उस वक्त यदि मुझे जरूरत हुई तो फिर नहीं मिलेगा। लाइक होता है ना, कई बार हमारे अपने सेलफोन हमको सबको जरूरत होती है उसी वक्त, तो ना कभी कभी एक्सेप्शन भी होगा, हाँ कि नहीं भी मिल पाए, और इससे हम क्या करते हैं, सेफ चलते हैं। अच्छा दादी का फोन तुमको मिलेगा, मालूम है बोले दादी के लिए इतना क्रूशियल तो है नहीं, अनलेस दादी इज ऑल्सो वेरी बिजी। तो ऐसे कंडीशंस लगाइए, और यदि वो कंडीशन फुलफिल हो रही है तो दीजिए। ऐसा फार्मूला नहीं बन जाए बस पापा बिजी है तो चलो मोबाइल हमको दे दिया, ना, नॉट लाइक दैट। वो फिर एक हैबिट हो जाएगा। देखो आप तो लैपटॉप पे काम कर रहे हो ना पापा, मोबाइल तो फ्री है ना, चलो अभी मोबाइल दे दो मैं खेलती हूँ, और नहीं तो कई बार तो लेकर गए नहीं। बैलेंस ट्रैक कीजिए। एक बात तो बताऊं, ये पूरी जिंदगी ही तो वो नटी की भांति रस्सी पर चलना है। बचपन का याद है, अपने मोहल्ले में कॉलोनी में वो नटी आती थी, रस्सी तानते थे और उसके ऊपर वो एक बेम्बू स्टिक लेकर बैलेंस करती थी। आप और हम पूरे लाइफ वही तो करते हैं। In all walks of our life, we try to balance. We balance between our parents and her parents. We balance between her and her friends. We balance between our personal life and professional life. तो वही बैलेंसिंग बच्चों के साथ भी करना है, राइट? या फिर जिसको घोड़े की लगाम का है, ढीली छोड़ दी तो भी गड़बड़, ज्यादा टाइट कर दिया तो भी गड़बड़। बच्चों के साथ भी लर्न दैट आर्ट ऑफ बैलेंसिंग, दैट इज व्हाट इज आर्ट ऑफ पैरेंटिंग। कोशिश कीजिएगा। I believe there are a few more questions. Let's see. Okay. विशाल जैन पूछते हैं, my baby is 1.6, he can't speak, but now he is becoming more hyper and aggressive and fun, and he cry if we don't listen his wish. What do you suggest how to handle such kids? देखिए सबसे पहले तो बोलने की समस्या का ही हम बात कर लें कि कोई ऐसा स्टैंडर्ड मत बनाइए यहाँ भी कि इतने पे ही बोलना चाहिए। होता है कभी कभी कुछ बच्चे लेट भी सीखते हैं, तो हो सकता है लेट सीख रहे हो, फिर भी 1.6 ऐसा है कि आई बिलीव आपने काफी कोशिश कर लिया होगा, डॉक्टर से मिल लिए हो तो अच्छी बात है, नहीं तो प्लीज मिल लीजिएगा। इनकेस कोई फिजियोलॉजिकल इशू होंगे तो ही वुड हेल्प, देन वो हाइपर हैं। देखिए इन जनरल एक तो वैसे भी आजकल ज्यादातर बच्चे बहुत हाइपर होते हैं, ये बच्चों के पास बहुत एनर्जी है, आपको उस एनर्जी को एक डायरेक्शन देना होता है। तो प्लीज आप उनको कहीं ना कहीं इन्वॉल्व कीजिए। 1.6 मीन्स बच्चा इतना बड़ा है कि आप उसको इन्वॉल्व कर सकते हैं। कुछ ऐसे गेम्स ले लीजिए जिसमें आप बोर्ड गेम्स उसके साथ खेलें, कुछ असेंबली वाले गेम्स आप ले लें, तो उनमें उसको बिजी कीजिए। ऐसे कीजिए कि हाँ वो बिजी रहे, आप अकेले नहीं, आप
जॉइंट फैमिली में हैं तो और लोग भी होंगे घर में, ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, बारी बारी सब थोड़ा टाइम उसके साथ स्पेंड कीजिए। एक सबसे जरूरी बात, उसका पैटर्न ऑब्जर्व करना होगा आपको। जैसे बहुत सारे बच्चे आजकल रात में ज्यादा हाइपर होते हैं, जब सोने का वक्त हुआ तब वो हाइपर हो गए, अब उनको अपनी एनर्जी कंज्यूम करना है। हे भगवान, वो पेरेंट्स इतने परेशान हो जाती है, सोने का वक्त है, दिन भर के थके हैं और इसको अब मस्ती सूझ रही है। तो अकॉर्डिंगली शिफ्ट कीजिए चीजों को। आपने जो पहले खेल डाला ना उसके साथ मत कीजिए, इधर रखिए जब उसका एनर्जी लेवल हाई है। 1 2 आपके डॉक्टर इसको बहुत अच्छे से टेकल कर पाएंगे, लेकिन टू सम एक्सटेंट मैं आपसे बात करूं कि उसके इंटेक पर भी ध्यान दीजिए, वो कब खाता है, क्या खाता है, और उससे उसका एनर्जी लेवल कैसे होता है। ये बच्चों तो छोड़िए, बड़ों में भी देखने में आ रहा है आजकल। पहले हमारे डाइट बहुत बैलेंस होते थे, दादा दादी के जमाने से हम लोग का खाने का एक सेट पैटर्न होता था, वैसे खाया पिया जाते थे। आजकल तो सब डिस्टर्ब है। मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि उसके रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं। तो एक है वो, ही इज ग्रोन अप, अच्छी सीनियर पोजीशन पर है, कंपनी में, मल्टीनेशनल में काम कर रहे हैं। उनका कहना है मिठाई खाता हूं तो फिर मेरा एनर्जी लेवल इतना हाई होता है, फिर मैं सो नहीं पाता। गेटिंग माय पॉइंट? बच्चे के साथ भी होगा ऐसा ही कुछ। तो एक, आप उसका एनर्जी को एक डायरेक्शन दीजिए। 2, उसके पैटर्न्स को ऑब्जर्व कीजिए, कब वो ज्यादा हाइपर होता है। 3, खाने का भी देख लीजिए प्लीज, क्या खाकर वो हाइपर होता है, उसको भी फिर वेरी कर सकते हैं। जैसे कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप शाम को देते हैं और फिर वो रात में हाइपर हो रहा है, तो उसको सुबह शिफ्ट कर दीजिए, जल्दी दे दीजिए, है ना। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनसे निसंदेह मदद मिलेगी। और फिर भी आपको लगता है द प्रॉब्लम इज अग्रीव्ड, आपको थोड़ा ज्यादा दिक्कत आ रहा है, डोंट हेजिटेट टू गो टू फिजिशियन। और नहीं तो फिर और थोड़ा प्रॉब्लम ज्यादा होता है तो फिर थेरेपिस्ट के पास जाने में भी संकोच मत कीजिए। आप और हम उस पीढ़ी के लोग हैं कि हम साइकोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट एंड लेटर ऑन साइकियाट्रिस्ट के पास जाने में संकोच महसूस नहीं करते। पहले होता था, अरे साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे, प्रॉब्लम है क्या? ना, ये वो नहीं है। पहले इन समस्याओं का समाधान घरों में और नहीं तो साधु संतों के पास मिलता था। अब जमाना बदला है तो साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ता है। तो दिक्कत क्या है उसमें? सो हेल्प ले लीजिए विशाल भाई, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। और ये 3 टिप्स पर तो जरूर काम करके देखिए, ईश्वर ने चाहा तो ये तीनों में से एक तो जरूर आपके लिए काम करेगा, राइट। सो मोल्ड हिज एनर्जी इनटू अ राइट डायरेक्शन, ऑब्जर्व हिज पैटर्न, कब हाइपर होते हैं उस वक्त ज्यादा बिजी कीजिए उन्हें। और तीसरा, डाइट का पैटर्न चेक कर लीजिए, क्या और कब खाने से वो हाइपर होते हैं। और बोलने की समस्या के लिए तो आप निश्चित कोशिश कर ही रहे होंगे। वैसे लाइट टोन में हम लोग अपने फ्रेंड सर्कल में बोलते हैं, बच्चा बोल नहीं रहा ऐसे बहुत सुखी हो। अरे जब बोलना शुरू करेगा कान खा लेगा। एनीवे, दैट वाज इन लाइट टोन। तो उम्मीद है इससे आपको मदद मिलेगी विशाल भाई। I believe it's enough for the questions. Yeah, sir. We are done with the Q&A session. Thank you for the wonderful insight. I request Mr. Sumit Chopra to, yeah. जय जिनेंद्र, जय गुरुमेश। अनु मित्र मंडल द्वारा चलाया जा रहा वेबिनार में आज 6 सीरीज में हमारे भी श्री पंकज जी कोठारी मौजूद थे, जिन्होंने द आर्ट ऑफ पेरेंटिंग पर बहुत ही अच्छा ज्ञान हमारे बीच साझा किया है। अनु मित्र मंडल इंदौर आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता है। आगे भी समय समय पर आपका हमें मार्गदर्शन मिलता रहेगा, यही कामना करता है। इसी कड़ी में 7 सीरीज में कल हमारे बीच होंगे डॉक्टर सुधीर जी खेतावत, जो सब्जेक्ट एक्यूप्रेशर पर कल ठीक 3:30 बजे मिलते हैं। दोस्तों, आप सभी समय का ध्यान रखें। जय जिनेंद्र, जय गुरुमेश। थैंक यू सो मच सर, वंस अगेन। Thank you so much. Thank you. मैं भी आप सभी ऑर्गेनाइजर्स को थैंक्स देना चाहूंगा कि आपने मुझे ये बहुत अच्छा मौका दिया सबसे जुड़ने का, और सारे पार्टिसिपेंट्स के लिए भी आई एम रियली थैंकफुल, ग्रेटिट्यूड फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। थैंक यू सो मच। Thank you so much, sir.